आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड VVI का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, हम लोग इस वीडियो में सेट 10 को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो परावैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, परावैद्युत शक्ति का हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे। क्या फॉर्मूला देखे थे परावैद्युत शक्ति का? तो ये परावैद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू V अपॉन में D। ठीक है, जहाँ V क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज है, D क्या है? पदार्थ की मोटाई है, E परावैद्युत शक्ति है। तो यहाँ से आ जाएगा V का वोल्ट हम लोग बोलते हैं, और D मीन्स मोटाई, मीन्स दूरी, इसका मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र, ठीक है, एक पे क्या होता है? प्लस, एक प्लेट पे, और एक प्लेट पे क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो आवेशित संधारित्र की जो कुल आवेश होता है वो क्या हो जाता है? प्लस माइनस दोनों को जोड़ते हैं तो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र की धारिता का कुछ फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। ठीक है, यदि दूरी की बात आ जाए तब धारिता हम लोग निकालेंगे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, संधारित्र की धारिता का जो मात्रक हो जाती है वो जाती है फैराडे। फैराडे। ठीक है, संधारित्र को हम लोग दो तरीके से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला आता है, श्रेणी क्रम का क्या आता है? 1 अपॉन में C टूल बराबर आता है 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 डैश डैश डैश। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है समांतर। ठीक है, समांतर क्रम क्या आ जाता है? C टूल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश। ठीक है, जब आप संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन करने पर इसमें जो क्या होती है? विभवांतर अलग अलग होती है। ठीक है, विभवांतर बदल जाती है, लेकिन धारा आपका सेम होती है, समान होती है। धारा का मान क्या होती है? समान होती है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होती है। जब आप संधारित्र का क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन करते हैं। क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन, तो आपका विभवांतर का मान समान होता है, जबकि धारा का मान बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव देखिए बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन में L। ठीक है, तो यहीं से क्या करेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का आपको मात्रक बताना है, तो R का क्या बोलेंगे? ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो इसका जो मात्रक आ जाएगी ओम मीटर आ जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। देखिए, दो तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। यहाँ से V को V रहने देते हैं, W को W, और Q को क्या लिख देते हैं? Q को I इंटू टी लिख देते हैं। कैसे लिखे हैं? तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। यहाँ से Q को क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं, तो वही Q की जगह पे वैल्यू को डाल दिए है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। अब इसी में वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जो किया गया कार्य होगा, V कितना है? 15 वोल्ट, I कितना है? 10, T कितना है? 10 सेकेंड।
तो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 1500 जूल। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। तो चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन तीव्रता के जो बीच संबंध होता है वो म्यू नॉट H प्लस एम हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का भी मात्रक ओम होता है। ठीक है, हेनरी किसका मात्रक होता है? तो स्वप्रेरण का या अन्योन प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। वेबर किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का फाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसके फॉर्म में? तो केवल प्रतिरोध में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एलसीआर परिपथ की जो शक्ति गुणांक होती है कॉस फाई, जिसको शक्ति गुणांक बोलते हैं, वो कितनी होती है? 1 होती है। कॉस फाई का जो फॉर्मूला ही होता है आर अपॉन में जेड। जेड क्या है? प्रतिबाधा। ठीक है, जेड क्या है? प्रतिबाधा, आर प्रतिरोध। तो एलसीआर परिपथ के आपको ध्यान में रखना है, शक्ति गुणांक कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच परिमाणों का अनुपात क्या होता है? मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात का मान कितना होता है? तो सी होता है। सी मीन्स प्रकाश के चाल के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी ई पूछ देता है कि ई अपॉन में बी का मात्रक क्या होता है? ई अपॉन में बी का मात्रक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी अपॉन में ई का मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाता है मीटर इनवर्स सेकेंड या सेकेंड पर मीटर। ठीक है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। यही इसी का बीमा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ई अपॉन में बी का बीमा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस ध्यान में रखना है इस बातों को। चलिए, यदि पूछ दे कि बी अपॉन में ई का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 अपॉन में सी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान लगभग होता है। तो एक्स किरणें के जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो आपका 10⁻⁻11 से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। ठीक है, या इसी को 10⁻−10 बीच में आ गया तो इसको हम लोग एंगस्ट्रम के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम बोल दीजिए तब, या 10⁻−10 लगभग यही के आसपास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और यहाँ से एक बात और भी याद कर लीजिए, एक्स किरण की खोज किसने की थी बताइएगा? तो ये आपका रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन। रोंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के ऊपर के आधे भाग को काले कपड़े से लपेट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काले कपड़े से लपेट दिया जाता है तो प्रतिबिंब होगी। तो प्रतिबिंब की जो तीव्रता कम हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। तो खगोलीय दूरबीन की जो लंबाई हो जाती है वो आपका क्या हो जाती है? तो ये आपका F0 प्लस एफ हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। वही आवर्धन क्षमता आपसे पूछ दे तो ये जाएगा -FO अपॉन में FE। ठीक है, ये आपका आवर्धन क्षमता हो जाती है। अगला क्वेश्चन। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा कहलाती है। तो तरंगाग्र के लंबवत जो खींची गई रेखा होती है वो आपका किरण कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ बातें यहाँ से ध्यान रखिए। बिंदु स्रोत के कारण बना तरंगाग्र कैसा होता है? बिंदु स्रोत
से बना तरंगाग्र कैसा होता है? तो वो आपका गोलीय होता है, गोलीय। ठीक है। बहुत दूर स्थित प्रकाश स्रोत से, बहुत दूर स्थित प्रकाश स्रोत से जो बना तरंगाग्र होता है कैसा होता है? समतल होता है, समतल। ठीक है। यहाँ से एक आध दो और बात याद करके रखिएगा। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की किरणें हमेशा तरंगाग्र पर कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे। ठीक है, इस बात का करके रखना है। बेलनाकार तरंगाग्र कैसे उत्पन्न होता है? तो रेखीय स्रोत से उत्पन्न होता है। बेलनाकार तरंगाग्र कैसे उत्पन्न होता है? तो ये आपका तरंगाग्र कैसे उत्पन्न होता है? तो रेखीय स्रोत से। कैसे? रेखीय स्रोत से उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बात को समझ में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दो प्रकाश स्रोत कलानिबद्ध कहलाते हैं यदि उनके कलांतर नियत हो। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब दो प्रकाश स्रोत कलानिबद्ध कहलाते हैं जब उनके कलांतर क्या हो? नियत हो तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता, देखिए जब प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ती है तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश, आइंस्टीन ने बात कहा था कि जो प्रकाश होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन कहते हैं। फोटोन के पास ऊर्जा होती है, क्या होती है? E=h हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं E=hc/में ये फोटोन के पास एनर्जी होती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और तेज गति से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और संवेग p में संबंध है। तो इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य λ=h/p फार्मूला होता है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, λ=h/p को mv भी लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? h/p। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो n कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो nh/2π होता है। ठीक है, आपको बोला गया है द्वितीय कक्षा में n का वैल्यू कितना? 2। तो क्या हो जाएगा? 2h/2π। 2 से 2 कट गया, h/में क्या बचा? पाई बचा। तो h/पाई हो जाएगा द्वितीय कक्षा में संवेग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीटा क्षय में उत्सर्जित कण होती है। तो बीटा क्षय में उत्सर्जित कण वो इलेक्ट्रॉन हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा का किरण निकलती है। क्या किरण निकलती है? अल्फा किरण निकलती है। ठीक है, या अल्फा कण निकलती है। तो वो असल में अल्फा कण को हम लोग कहते हैं हीलियम के नाभिक के समान होती है। हीलियम के नाभिक के समान। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 हो जाती है। तो किसी एलिमेंट से अल्फा कण निकला, तो अल्फा कण निकला तो इसकी परमाणु संख्या में उसकी परमाणु संख्या में 4 से कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या में 2 से कमी हो जाएगी। और परमाणु द्रव्यमान में 4 से कमी हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई रेडियो एक्टिव तत्व से, मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ प्लेट में रख दिए।
ठीक है। ये प्लेट में यहाँ से क्या निकल गई, अल्फा किरण निकल गई। मान लीजिए बीटा किरण निकलती है, तब क्या कंडीशन होगा, बीटा किरण कहीं से निकल जाती है तब क्या होगा। तो बीटा किरण को हम लोग बोलते हैं तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन के समान, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन के समान बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के समान। तो यदि बीटा किरण कहीं से निकलती है तो परमाणु संख्या में एक बढ़ती है, परमाणु संख्या एक से बढ़ती है, क्या होती है, परमाणु संख्या एक से बढ़ती है, एक से बढ़ती है, और द्रव्यमान संख्या नहीं बढ़ती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, अपरिवर्तित। बात रही गामा किरण निकलती है तो गामा किरण निकलने पर न परमाणु संख्या में कुछ वृद्धि या परिवर्तन होता है, ना द्रव्यमान संख्या में कुछ परिवर्तन होता है। गामा किरण को हम लोग जो गामा किरण होता है इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप लगभग होता है। तो नाभिकीय संलयन के लिए जो आवश्यक जो टेम्परेचर होना चाहिए वो असल में जो सूर्य के पास जितना होता है उतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻7 केल्विन के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में क्या मिलाया जाता है। तो देखिए पी टाइप, क्या पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिलाते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट कथी कथी होता है, तो क्या हम लोग पढ़े थे, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, यही ब्रॉन एल्यूमिनियम गए इंडियम, ये आपका किसमें मिलाया जाता है, पी टाइप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी पी टाइप में हम लोग बोल देते हैं कि किस तत्व का हम लोग डोपिंग करते हैं, तो त्रिसंयोजी एलिमेंट का, क्या त्रिसंयोजी, क्योंकि 13 का 3 लेते हैं तो त्रिसंयोजी, ठीक है। अब बात आ जाती है एन टाइप, क्या आ जाती है, एन टाइप। एन टाइप में किस ग्रुप के हम लोग तत्व का डोपिंग करते हैं, ग्रुप 15 के तत्व का हम लोग डोपिंग करते हैं। और ग्रुप 15 में कथी कथी आता है, तो ग्रुप 15 में आपका आ जाएगा नाना, पापा, असलम, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, ये सब किस में आ जाता है, आपका ग्रुप 15 में आता है। और एन टाइप में हम लोग किस ग्रुप के मिलाते हैं, 15, इसी को हम लोग बोलते हैं पंच संयोजी, क्या बोलते हैं, पंच संयोजी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, पंच संयोजी तत्व भी कह देते हैं इसको। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये आप बताइएगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण विद्युत का चालन होता है, ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, दोलित्र के रूप में किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए इंटू बी बार किस गेट को व्यक्त करता है। तो देखिए एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है एंड गेट का, वो हो जाता है y इक्वल टू ए इंटू बी, यही। अब इसी नॉट और एंड को जोड़ते हैं, नॉट और क्या, एंड को, तो हो जाएगा क्या, नैंड हो जाएगा। नैंड जो होता है वो आपका y इक्वल टू ए इंटू बी बार को व्यक्त करता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक तो देखिए लिए y इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है। और गेट का बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए प्लस बी बार हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 8 का द्विधारी होगा
मतलब द्विधारी नंबर क्या होगा, तो देखिए 8 का हम लोग निकालते हैं तो कितना, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8, शेषफल कितना बचा, 0। फिर से 2 से 2 दूनी 4, कितना शेषफल होता है, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, शेषफल 0। तो नीचे से लिखना चालू करते हैं, 1 0 0 0। ये आपका 8 का द्विधारी नंबर होगा, 1 ट्रिपल 0। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं कहीं पे यही 65 को 80 भी दिया होता है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर में बीच, तो भी आंसर सही है। ये लगभग आपको अप्रोक्स बताया गया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बन जाती है, जैसे कि आयन मंडल की बात हम लोग किए हैं, ठीक है। आयन मंडल, तो यहाँ देख लीजिए, आयन मंडल की बात किए हैं, तो आयन मंडल जैसे की बात हम लोग करते हैं, तो आयन मंडल का परावर्तन जो है रेडियो तरंग, जो रेडियो तरंगों का जो आयन मंडल से परावर्तन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, संचार तरंग में शोर का अर्थ क्या है, मतलब संचार तरंग नहीं, सॉरी, संचार तंत्र। संचार तंत्र मतलब संचार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में शोर का अर्थ क्या है, नॉइज का क्या अर्थ है। तो देखिए, जब किसी सिग्नल को हम यहाँ से मान लीजिए एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ अवांछित सिग्नल जुड़ जाता है जिसको हम लोग शोर कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कॉल ही करते हैं तो कुछ झझरापन आ जाता है ना, उसी को हम लोग अवांछित सिग्नल बोलते हैं, जिसको हम लोग शोर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बेवर किसके बराबर होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बेवर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बेवर होता है, बेवर। और इसका जो फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। बी चुंबकीय क्षेत्र, ए मीन्स क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, ए मीन्स क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ऐसा ही मात्रक तो बेबर होता है, एक और दूसरा का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हम बेबर को ही क्या बोल सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर है, नहीं है तो एक और भी मात्रक होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं में रहा, तो चुंबकीय फ्लक्स का एक और भी मात्रक होता है। इससे इससे हम लोग लिखते हैं, ये फैराडे का सेकेंड लॉ है, उसी से आता है, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। यहीं से डी फाई हम लोग निकाल देंगे, ई इंटू डी टी करके। तो ई मीन्स विद्युत भाग, विद्युत भाग बल का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, टी मीन्स सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी मात्रक होता है, वेबर भी होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, और वोल्ट सेकेंड भी होता है। किसका किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का, मतलब सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है मात्रक, फॉर्मूला क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, उसका फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। ये विद्युत फ्लक्स का होता है फॉर्मूला। तो विद्युत फ्लक्स का निकालना होगा मात्रक, तो ई का हो जाता है एन सी इनवर्स, ए का मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये आपका किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन एल क्या कहलाता है, तो ये स्नेल का नियम कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन का दो नियम, परावर्तन का दो नियम, ठीक है। गॉस का नियम, गॉस क्या नियम दिया था, तो ये फ्लक्स से रिलेटेड नियम दिया था क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला आता था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कूलम क्या नियम दिया था, कूलम एफ इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। कूलम का सदिश निरूपण कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कूलम का सदिश निरूपण है,
तो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक है, ये कूलम का सदिश निरूपण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम मतलब म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो tan IP होता है। और बूस्टर का जो नियम है वो किससे संबंधित है, ध्रुवन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ध्रुवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है किसका होता है, ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती। तो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती, देखिए लाइमन होती है, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी वो आपका पराबैंगनी भाग में होती है, पराबैंगनी भाग। ठीक है, बामर जो श्रेणी होती है, बामर वो आपका दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में। पाश्चेन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी जो होती है, हम्फी ये आपका ये क्या होती है, अवरक्त भाग में होती है, अवरक्त। तो देखिए हम्फी अवरक्त भाग में, फुंड अवरक्त भाग में, ब्रैकेट अवरक्त भाग में, लेकिन ये आपका लाइमन है वो आपका किस में, पराबैंगनी भाग में। यही तो पूछा है अवरक्त भाग में कौन नहीं है, तो लाइमन इसका आंसर हो जाएगा। लाइमन किस भाग में आती है, तो ये पराबैंगनी भाग में आती है, पराबैंगनी भाग में। इसको याद करके रखिएगा इस वाले लाइन को, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। अगला क्वेश्चन, जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो जेनर डायोड का उपयोग हम लोग जो करते हैं वो आपका वोल्टेज नियामक के रूप में करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का मान पृथ्वी के लिए माना जाता है। तो विद्युत विभव का जो मान पृथ्वी के लिए जो माना जाता है वो आपका शून्य माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव हमेशा पूछा गया है, कितना होता है, निरक्षीय स्थिति पे 0 होता है। अक्षीय पे क्या होता है, तो KP अपॉन में R²। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ए मीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का बीमा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये किस फॉर्मूला से बीमा निकलती है, तो इससे निकलती है F इक्वल टू QVB साइन थीटा, यहीं से निकलती है। इसी को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहीं से B इक्वल टू भी लिख सकते हैं F अपॉन में QB, यहीं से हम लोग बीमा निकालते हैं। चलिए निकाल ही देते हैं, आप याद करके रखिएगा। B इक्वल टू बल का बीमा होती है ML T−2 अपॉन में Q का बीमा AT, और वेग, वेग मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, तो आपका इसका वेग का बीमा होगा LT−1। ठीक है, तो यही से हम लोग सॉल्व करेंगे। M हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L ऊपर, L से मान लीजिए कट गया L, तो L के बार क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। T−2 है, एक ऊपर जाएगा तो सिर्फ T−1 बचेगा। और सॉरी यहाँ पे हम T−1 यहाँ पे T है, तो क्या हो जाएगा, T−2 ही बचेगा। ए ऊपर जाएगा तो A−1 हो जाएगा। यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ML0 T−2 A−1, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। CGS मात्रक गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो जो प्रकाश की चाल जो होती है
वो सर्वाधिक निर्वात में होती है। कितना होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। आपका सेट 10 समाप्त हुआ।